नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल मास्टर हट में। तो डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी को और सीटेट की तैयारी के क्रम में आज की जो क्लास है वह मैथमेटिक्स पेडागोजी की चौथी क्लास है। तो अगर आपने पिछली 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो आपको उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर सीटेट की प्लेलिस्ट बनी है आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे मैथमेटिक्स पेडागोजी के अंतर्गत सोच यानी कि थॉट क्या होता है। तो पेडागोजी में सोच यानी कि थॉट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 वर्ग? अभिसारी चिंतन, जिसको कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं, और एक होता है अपसारी चिंतन यानी कि जिसको डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो देखेंगे अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन क्या है, जहाँ से आपके एग्ज़ाम में हर बार प्रश्न बने हैं। तो ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे अभिसारी यानी कि कन्वर्जेंट। अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन के अंतर्गत बंद अंत वाले प्रश्न आते हैं। जो प्रश्न जो होते हैं जिनका अंत बंद होता है यानी कि बद्ध अंत वाले जो प्रश्न होते हैं वे अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं अभिसारी चिंतन पे, वे प्रश्न फैक्ट पर आधारित होते हैं जिसका एक निश्चित आंसर होता है, ठीक। और उत्तर जो होता है केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है। जो अभिसारी चिंतन होता है उसके अंतर्गत जो प्रश्न होते हैं उनका उत्तर केवल एक प्रकार से दिया जा सकता है और इसका उत्तर देना सरल होता है, यानी कि उत्तर सरल लगते हैं। इसके साथ ही साथ जो भी उत्तर होता है, समस्या का जो भी समाधान होता है वह एक निश्चित व स्पष्ट होता है। जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न अभिसारी चिंतन में आते हैं। जैसे अगर आपके एग्ज़ाम में सीटेट का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे जो ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए जाते हैं वे अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि उसका एक निश्चित आंसर होता है, केवल एक प्रकार से उसको दिया जा सकता है और फैक्ट पर भी आधारित होते हैं। उनका उत्तर देना सरल होता है, किसके तुलना में? अपसारी चिंतन की तुलना में। और उसका उत्तर जो होता है निश्चित और स्पष्ट होता है, किसका? अभिसारी चिंतन का, ठीक। इसके बाद देखेंगे अपसारी चिंतन। और अपसारी चिंतन को देखने के बाद हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि अभिसारी और अपसारी चिंतन को आप किस तरीके से पहचान पाएंगे। तो अपसारी चिंतन यानी कि खुले अंत वाले प्रश्न, जो प्रश्न खुले अंत वाले होते हैं उनको अपसारी चिंतन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। और अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में जो प्रश्न होते हैं वे आइडियाज़ पर आधारित होते हैं, यानी कि विचारों पर आधारित होते हैं, तर्क पर आधारित होते हैं। उसका उत्तर आप तर्क और चिंतन या मनन के द्वारा दे सकते हैं, ठीक। तो वह फैक्ट पर नहीं बल्कि आइडियाज़, विचारों और तर्कों पर आधारित होते हैं अपसारी चिंतन के प्रश्न। और यहाँ पर उत्तर अनेक प्रकार से दिया जा सकता है। जैसे आपने देखा अभिसारी चिंतन में आप केवल एक प्रकार से आंसर दे सकते हैं, जबकि अपसारी चिंतन में आप कई प्रकार से आंसर दे सकते हैं। और इसका उत्तर देना कठिन होता है क्योंकि आपको तर्क और चिंतन के माध्यम से उत्तर देना पड़ता है। और लास्ट होता है, जैसे आप देखेंगे, उत्तर अस्पष्ट व अनिश्चित होते हैं, किसके? अपसारी चिंतन के। अभिसारी चिंतन के जो उत्तर थे वे निश्चित और स्पष्ट होते हैं, जबकि अपसारी चिंतन के जो उत्तर होते हैं वे अस्पष्ट और अनिश्चित होते हैं। किस तरीके से होते हैं उसको समझेंगे। जैसे अगर आपको प्रश्न दिया गया 10 + 4 कितना होगा, तो आप बता देंगे 14, तो ये जो प्रश्न है वह अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा, ठीक। जैसे इसका एक निश्चित उत्तर है, 10 + 4 पूछा गया तो इस एक निश्चित उत्तर आप देंगे 14, तो ये जो है अभिसारी चिंतन के अंतर्गत आएगा। अगर वहीं पर आपसे पूछा जाए कि कोई 2 ऐसी संख्या बताओ जिसका योगफल 14 होगा, जिसको जोड़ करने पर 14 होगा, तो आप कई तरीके से दे सकते हैं। जैसे आप 7 + 7 कर देंगे 14,
या फिर 10+4 कर देंगे 14, या फिर 8+6 कर देंगे 14। तो इस तरीके से कई प्रकार से कई तरीके से आप प्रश्न का आंसर दे पाएंगे, जिसको कहते हैं अपसारी यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, तो अपसारी चिंतन में खुले अंत वाले प्रश्न आइडियाज़ पर आधारित होते हैं। अनेक प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है। उत्तर देना थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है। ठीक, तो आशा करती हूँ आपको अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन समझ में आ गया होगा और यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जो कि अभिसारी और अपसारी चिंतन पर आधारित होंगे। वहाँ से आपको स्पष्ट हो जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में इस टॉपिक से प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक, इसके बाद देखेंगे गणित विषय को रुचिकर बनाना। किस प्रकार से आप गणित विषय को इंटरेस्टिंग बनाएंगे कि बच्चे रुचि लेकर उसका अध्ययन करें और उनको गणित समझने में समस्या न हो। तो गणित विषय को कैसे रुचिकर बनाया जाता है? प्रेरक कहानियों के माध्यम से आप कुछ प्रेरित करने वाली, मोटिवेट करने वाली कहानियाँ बच्चों को सुनाएंगे तो बच्चे जो हैं सीखने के लिए प्रेरित होते हैं। अगर आप कुछ अच्छी कहानियाँ सुनाएंगे जिसमें बच्चों का इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट के साथ बच्चे सीखेंगे। और इसके बाद देखेंगे आत्मविश्वास की भावना का विकास। आप बच्चों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करेंगे। इस तरीके से प्रश्न देंगे जिसको कि बच्चे आसानी से कर लें। पहले आप थोड़े आसान प्रश्न देंगे बच्चों को और जब बच्चे आसान प्रश्न को कर लेंगे तो आप उनको थोड़ा शाबाशी देंगे जिससे कि उनमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होगा। उसके बाद आप जैसे कि सामान्य से विशिष्ट की ओर लेके जाएंगे। सामान्य प्रश्नों को देंगे, फिर उसके बाद उसको कुछ विशिष्ट प्रश्नों को देंगे करने के लिए। और देखेंगे क्या है रुचिकर बनाने के लिए गणित विषय को, तो सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास करेंगे गणितीय खेल तथा पहेलियों के माध्यम से। जो गणित से संबंधित समस्याएं होती हैं उनको कुछ खेल और कुछ पहेलियों के माध्यम से बच्चों के सामने अगर प्रस्तुत किया जाता है तो बच्चे उसमें रुचि लेते हैं और उनको समझने में आसानी हो जाती है। तो रुचिकर बनाने के लिए क्या करेंगे, गणित को खेल और पहेलियों के माध्यम से उनके सामने प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। और इसके बाद मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षा। जो भी क्रियाएं कराएंगे या जो भी समस्याएं होंगी बच्चों की उनको आप इस तरीके से बच्चों के सामने सॉल्व कराएंगे जैसे कि बच्चों में रुचि का विकास हो। जब बच्चे की रुचि उस विषय में होगी तो बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ों को आसानी से सीख लेगा और उसको समझने में आसानी होगी। तो क्या करना है, आपको कुछ मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे। यानी कि सब मिला जुला कर आपको ये समझना है कि गणित की शिक्षा जो है व्यावहारिक रूप से बच्चों को देनी चाहिए। अगर व्यावहारिक रूप से आप बच्चों को देंगे तो वो बच्चों को सीखना आसान हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं गणित शिक्षण का उद्देश्य। देखेंगे कि गणित की शिक्षा का क्या उद्देश्य है। तो इस टॉपिक से भी आपके एग्ज़ाम में कई बार प्रश्न बने हैं। लास्ट में हम प्रश्नों को देखेंगे किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है जिससे कि आपका टॉपिक जो है वह स्पष्ट हो जाएगा। तो गणित शिक्षण का उद्देश्य जो है 3 आधारों पर किया गया है। कौन कौन से आधार हैं? एक प्राथमिक स्तर पर जिसको संकीर्ण कहते हैं, संकीर्ण उद्देश्य। तो प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वह भी गणित शिक्षण का एक उद्देश्य है जिसको संकीर्ण उद्देश्य करते हैं। और सेकंड है उच्च स्तर पर उद्देश्य। तो उच्च स्तर पर जो शिक्षा दी जाती है वह व्यापक होती है। ठीक, और इसके बाद होता है एनसीएफ यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण क्या उद्देश्य है उसको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे ही बनते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा या फिर उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या होगा। ठीक, इस प्रकार से तो देखते हैं प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य जिसको कि संकीर्ण कहते हैं यानी कि सीमित होता है। तो इसमें क्या होता है, संख्या संबंधी कौशल। बच्चों में संख्या संबंधी कौशल का विकास किया जाता है प्राथमिक स्तर पर। ठीक, और गणितीय संक्रियाओं का विकास होता है यानी कि गणितीय संक्रियाएं यानी कि जो प्लस माइनस, जो योग व्यकलन गुणा भाग होता है वह गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। तो इनका विकास करना गणितीय संक्रियाओं का वह प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य होता है। इसके बाद देखेंगे माप तौल की इकाइयों का ज्ञान।
तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों में माप तौल की इकाइयों का ज्ञान भी कराया जाता है, जैसे लंबाई को कैसे मापेंगे, मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम, इन सब का ज्ञान जो है वह प्राथमिक स्तर पर बच्चों को करा दिया जाता है। इसके बाद देखेंगे मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, यानी कि जो वस्तु अस्पष्ट होती है, जो साकार वस्तु होती है, सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद जो दिखाई नहीं देता है अमूर्त वस्तुओं का ज्ञान कराएंगे बच्चों को। तो इसमें क्या होता है, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास। ठीक, तो संख्या संबंधी कौशल, गणितीय संक्रिया का विकास, माप तौल की इकाई का ज्ञान, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, ये सभी जो है वह प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखेंगे उच्च स्तर पर क्या उद्देश्य है गणित का। तो उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य है अमूर्त से मूर्त। आपने देखा प्राथमिक स्तर पर मूर्त से अमूर्त था, यानी कि पहले ठोस वस्तु, साकार वस्तु, उसके बाद अमूर्त, जो वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। और यहाँ पर क्या होता है, उच्च स्तर पर पहले अमूर्त वस्तु से फिर मूर्त की तरफ जाते हैं। और उच्च स्तर पर समस्या समाधान कौशल का विकास किया जाता है, विश्लेषणात्मक योग्यता का विकास होता है, और परिकलन संबंधी कौशल का विकास जो होता है वह उच्च स्तर पर होता है, यानी कि व्यापक रूप से। तो गणितीय शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक स्तर पर और उच्च स्तर पर आपने देखा। इसके बाद देखेंगे एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणितीय शिक्षण का उद्देश्य है सोच का गणितीकरण, यानी कि गणित को व्यवहारिक विषय के रूप में बच्चों को समझाया जाए। ठीक, सब मिला जुला कर आपको ये समझना है कि एनसीएफ के अनुसार सोच का गणितीकरण का अर्थ यही है कि व्यवहारिक रूप से गणित का शिक्षण। तो प्रश्न आपके एग्जाम में इस प्रकार से बनेंगे। अगर प्रश्न पूछ दिया गया कि उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य क्या है, और ऑप्शन में दे देगा आपको ये तीनों ऑप्शन जो प्राथमिक स्तर पर हैं वे दे दी जाएंगे, जैसे गणितीय संक्रिया का विकास, माप तौल की इकाई का ज्ञान, मूर्त से अमूर्त धारणा का विकास, और एक दे देगा अमूर्त से मूर्त। तो प्रश्न में पूछा रहेगा उच्च स्तर का उद्देश्य, तो आपका यही आंसर जो है राइट हो जाएगा, अमूर्त से मूर्त उच्च स्तर पर। जैसे उच्च स्तर पर और प्राथमिक स्तर पर एक उल्टा है, जैसे मूर्त से अमूर्त जो होगा वह प्राथमिक स्तर पर होगा, और उच्च स्तर पर क्या होगा, अमूर्त से मूर्त। ठीक, तो इस तरीके से आप लोगों ने देख लिया गणितीय शिक्षण का उद्देश्य 3 आधार पर, प्राथमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर और एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। प्रश्न है, किन दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होगा। यह प्रश्न किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए है बहुविकल्पीय, ऑप्शन बी है चिंतनपूर्ण, ऑप्शन सी है बंद अंत वाला प्रश्न, और ऑप्शन नंबर डी है खुला अंत वाला प्रश्न। जैसा कि आपने गणितीय शिक्षण में थॉट के अंतर्गत पढ़ा है अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, तो उसी से ये प्रश्न बना है। किस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। तो दो संख्याओं का गुणा करने पर गुणनफल 24 प्राप्त होता है, तो वह आएगा खुला अंत वाला प्रश्न। किस प्रकार से खुला अंत वाला प्रश्न होगा उसको भी समझ लेते हैं। जैसे अगर आप 1 गुणे 24 करेंगे तब भी 24 ही प्राप्त होगा, 2 गुणे 12 करेंगे तब भी 24 प्राप्त होगा, 3 गुणे 8 करते हैं तब भी 24, 4 गुणे 6 करेंगे तब भी 24, 8 गुणे 3 करेंगे तब भी 24। तो इस तरीके से कई प्रकार से आप इसका आंसर दे पाएंगे, जिसको खुला अंत वाला प्रश्न कहते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी चिंतन के अंतर्गत आता है। ठीक, जो कि आइडियाज़ पर आधारित होता है। इसके बाद देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खुला अंत वाला प्रश्न। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न, छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए ध्यान में रखने योग्य बातें। कौन सी बातें ऐसी हैं जो कि बच्चों को गणित विषय के लिए प्रेरित करने के लिए ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर ए है सभी छात्रों को समान रूप से शिक्षा, ऑप्शन बी है छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना, ऑप्शन सी है छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, और ऑप्शन नंबर डी है छात्रों में कमी निकालना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास अगर आप करते हैं तो उससे छात्रों में गणित विषय के प्रति जो है इंटरेस्ट का विकास होता है। आपने अगर ध्यान से वीडियो पूरा देखा होगा तो आपको याद होगा
जो गणित विषय को रुचिकर बनाने के क्या उद्देश्य थे, उसके अंतर्गत यही आपका ऑप्शन राइट होगा, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। तो छात्रों में कमी निकालना, सबसे पहले ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों में कमी निकालना बिल्कुल गलत बात है। अगर आप सीटेट के आधार पर देखते हैं तो यहाँ पर छात्रों में आपको कमी नहीं निकालना। अगर छात्र को समस्या है, किसी भी समस्या के समाधान करने में अगर छात्र को समस्या है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि छात्रों में कमी है। इसका अर्थ यह होता है कि आपकी व्यवस्था में कमी है, जो विद्यालय का मैनेजमेंट है उसमें कमी है। और छात्रों से कठिन अभ्यास करवाना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि छात्रों से कठिन अभ्यास नहीं करवाना है। पहले छात्रों से आप सामान्य समस्या का समाधान करवाएंगे और सामान्य के बाद विशिष्ट जो समस्याएं होंगी उसकी तरफ लेके जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।